नमस्कार दोस्तों, मैं मनदीप स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनदीप में। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि हमने हमारी एनसीईआरटी की साइंस की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। आज उसके अंदर हम 7th क्लास का 5th लेसन जो है, जिसका नाम है अमल, सार्क और लवण, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले तो हम जो एनसीईआरटी के जो फैक्ट हैं वे डिस्कस करेंगे, मतलब कि जो एनसीईआरटी के अंदर इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो पॉइंट बताए हुए हैं वे डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम इस चैप्टर के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो देखिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। अमल क्या होते हैं दोस्तों? पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अमल क्या होते हैं। अमल जिन पदार्थों का स्वाद खट्टा होता है, मतलब कि जो पदार्थ स्वाद के अंदर खट्टे होते हैं उन्हें अमल कहते हैं, ठीक है। और ऐसे पदार्थों की प्रकृति भी क्या पाई जाएगी? अम्लीय। मतलब क्या है? वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है, और ऐसे पदार्थों की प्रकृति भी क्या पाई जाती है? अम्लीय। प्रकृति का मतलब क्या है दोस्तों? जो जैसा होगा उसकी वैसी प्रकृति पाई जाएगी। जैसे इसके अंदर अमल पाए जाते हैं तो इसकी प्रकृति अम्लीय होगी। तो मतलब अमल कौन से हो गए? जिन पदार्थों का स्वाद खट्टा होता है, मतलब जिन पदार्थों का स्वाद खट्टा होता है वे क्या होते हैं? अमल। इनके एग्जाम्पल कौन से हैं? दही, नींबू का रस, संतरे का रस और सिरका। देखिए दोस्तों, आपसे पूछ ले कि अमल का एग्जाम्पल दें तो दही, नींबू का रस, संतरे का रस और सिरका, जिनका स्वाद खट्टा होता है वो क्या होते हैं? अमल। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसियर से हुई है, जिसका अर्थ है खट्टा। मतलब जो एसिड होता है, एसिड क्या होता है? इंग्लिश के एसिड का मतलब है हिंदी के अंदर अमल, मतलब कि अमल को ही इंग्लिश के अंदर एसिड कहते हैं। तो एसिड शब्द की उत्पत्ति किससे? लैटिन शब्द एरियर से हुई है, जिसका अर्थ क्या है? खट्टा। मतलब कि जो एसिड है उसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द एसियर से हुई है, जिसका अर्थ क्या है? खट्टा। आगे देखिए दोस्तों, सारक क्या होते हैं? मतलब देखिए, अम्ल तो वे पदार्थ जो स्वाद के अंदर खट्टे होते हैं। सारक वे हों जो स्वाद के अंदर कड़वे होते हैं और स्पर्श करने पर साबुन जैसे महसूस हो, मतलब जो चिकने महसूस हो, साबुन जैसे। क्या हुआ? सारक वे पदार्थ जो स्वाद के अंदर कड़वे होते हैं और स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं, मतलब कि साबुन जैसे चिकने, उन्हें क्या कहते हैं? सार्क। और इनकी प्रकृति कैसी होगी? सार्कीय प्रकृति के होंगे ये, क्योंकि अगर इनके अंदर सार्क पाया जाता है तो ये पदार्थ सार्कीय प्रकृति के होंगे, और इनके अंदर अगर अम्ल पाया जाएगा तो ये कैसे होंगे? अम्लीय प्रकृति के। तो देखिए दोस्तों, इसके एग्जाम्पल क्या है? खाने का सोडा, मतलब कि बेकिंग सोडा, इसका एक एग्जाम्पल है। आगे देखिए, सूचक क्या होते हैं? मतलब कि कोई भी पदार्थ अम्लीय अथवा क्षारीय, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। मतलब कि सूचक क्या होते हैं दोस्तों? ये देखिए, पहले कोई भी पदार्थ मान लो एक्स वाई जेड, कोई भी ऐसा पदार्थ जिसका प्रयोग अम्ल और अक्षार का परीक्षण करने के लिए किया जाता है, वे पदार्थ सूचक कहलाते हैं। मतलब कि जैसे मान लो हमें ये पता करना है कि विलय के अंदर अम्ल है या अक्षार, उसका जो पता करने के लिए हम जिस भी पदार्थ का प्रयोग करेंगे वे पदार्थ क्या कहलाएंगे? सूचक। जैसे मान लो हमारे पास दो गिलास हैं, इन गिलासों के अंदर विलय भरा हुआ है, तो इनके अंदर हमें ये पता करना है कि किसके अंदर अम्ल है और किसके अंदर सार्क है। तो इसका जो पता करने के लिए हम इनके अंदर जो चीज़ मिलाएंगे जिससे पता चलेगा, उसको क्या कहते हैं? सूचक। तो देखिए, सूचक के एग्जाम्पल हैं हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं। मतलब कि जो प्रकृति में पाए जाने वाले जो सूचक हैं वे कौन से हैं? हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ, ये जो हैं ये प्रकृति में पाए जाने वाले प्राकृतिक सूचक हैं। कौन से? हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ, ये प्राकृतिक सूचक हैं। सूचक क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनका प्रयोग अम्ल और अक्षार की प्रकृति को जानने के लिए किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, कौन सा अम्ल किसके अंदर पाया जाता है? तो ये देखिए, एसिटिक अम्ल सिरका के अंदर पाया जाता है। एसिटिक अम्ल किसके अंदर पाया जाता है? सिरका के अंदर। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल। और नींबू के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। नींबू, संतरा के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। और दही के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। पालक के अंदर ऑक्जेलिक अम्ल। आंवला, सिट्रस फल के अंदर कौन सा
एस्कॉर्बिक अम्ल। आंवला और सिट्रिक फल के अंदर कौन सा पाया जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। और देखिए इमली अंगूर खट्टे आम के अंदर, कच्चे आम के अंदर कौन सा पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। इमली अंगूर और कच्चे आम के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। देखिए दोस्तों सिरका के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। चींटी के डंक के अंदर फार्मिक अम्ल। नींबू के रस के अंदर कौन सा पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल। दही के अंदर कौन सा पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। और पालक के अंदर कौन सा पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। आंवला और सिट्रस फल के अंदर कौन सा पाया जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। इमली अंगूर और कच्चे आम के अंदर कौन सा पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। आगे देखिए दोस्तों, ऊपर बताए गए सभी अम्ल प्रकृति में पाए जाते हैं। मतलब ये हमने जिनका ऊपर जो जिक्र किया है वे जो अम्ल हैं वे सब प्रकृति के अंदर पाए जाते हैं। कोई भी जो मानव के द्वारा बनाया नहीं जाता, ये सब प्रकृति के द्वारा, प्रकृति के अंदर ही पाए जाते हैं। आगे देखिए दोस्तों, सारक किसके अंदर कौन सा सारक पाया जाता है? देखिए चूने के पानी के अंदर पाया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मतलब चूने के पानी के अंदर कौन सा सारक पाया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए उपयुक्त मार्जक कौन सा है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। मतलब जो हमारी जो खिड़की है और उसके जो कांच को साफ करने के लिए कौन सा मार्जक की आवश्यकता होती है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये सीधे पूछ लिया जाता है दोस्तों कि चूने के पानी में कौन सा सारक होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए कौन सा मार्जक होता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और देखिए दोस्तों, साबुन के अंदर कौन सा पाया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटासियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम के अंदर कौन सा सारक पाया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटासियम हाइड्रोक्साइड किसके अंदर पाया जाता है? साबुन के अंदर। आगे देखिए दोस्तों, दूध या मैग्नीशियम, मतलब कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है उसके अंदर कौन सा पाया जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के अंदर कौन सा पाया जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब आगे देखिए दोस्तों, प्राकृतिक सूचक क्या? देखिए दोस्तों, सूचक क्या थे? वे पदार्थ जिनका प्रयोग अम्ल और क्षार के परीक्षण के लिए किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। प्राकृतिक सूचक कौन से होंगे दोस्तों? जो प्रकृति के अंदर पाए जाएंगे उन्हें प्राकृतिक सूचक कहते हैं। तो देखिए लिटमस भी एक जो है प्राकृतिक सूचक है। लिटमस क्या है? एक प्राकृतिक सूचक। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। लिटमस एक प्राकृतिक रंजक मतलब कि सूचक है। सबसे सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस है। इसे लाइकेन से निष्कर्षित किया जाता है। मतलब क्या है कि दोस्तों जो लिटमस है वो एक प्राकृतिक सूचक है। सबसे आसानी से उपयोग किए जाने वाला ये प्राकृतिक सूचक है। मतलब कि ये एक प्राकृतिक सूचक है और सबसे ज़्यादा सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाला है ये एक सूचक है। और इसे किससे प्राप्त किया जाता है? लाइकेन से इसे निष्कर्षित, मतलब कि लाइकेन से इसे निकाला जाता है। तो देखिए अब लिटमस किसके अंदर कैसा कैसा रंग दिखाएगा, जो प्रशिक्षण है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो लिटमस है वो आसूत जल के अंदर कौन सा, मतलब कि जो शुद्ध जल होगा उसके अंदर कौन सा रंग दिखाएगा? मौव या नील शोषण रंग दिखाएगा। शुद्ध जल के अंदर अम्लीय विलय में कैसा दिखाएगा? लाल रंग दिखाएगा। और क्षारकीय विलय में कैसा दिखाएगा? नीला। मतलब कि जो लिटमस है, अगर लिटमस से किसी भी चीज़ की जांच करनी है, अगर लिटमस को उसके अंदर डुबो दिया गया, लिटमस पत्थर को, अगर वो लाल हो गया तो मान लीजिए वो अम्लीय है, अगर वो नीला हो गया तो मान लीजिए वो क्षारक है। मतलब कि लिटमस अम्लीय प्रकृति में कैसा हो जाता है? लाल। और क्षारकीय प्रकृति में कैसा हो जाता है? नीला। और आशुद्ध जल में मौव या नील शोषण। आगे देखिए दोस्तों, लिटमस पत्थर, जिन्हें लिटमस पत्थर कहते हैं, सामान्यतः ये लाल और नीले लिटमस पत्थर के रूप में उपलब्ध होते हैं। मतलब कि जिन्हें लिटमस पत्थर कहते हैं ना, वो सामान्यतः लाल और नीले रूप में उपलब्ध होते हैं। ये जो लिटमस पत्थर, ये लिटमस जो प्राकृतिक सूचक है ये पत्थर के रूप में सामान्यतः मिलता है। और इसका अंदर कौन से रंग मिलते हैं? लाल और नीले पत्थर के रूप में ये उपलब्ध होते हैं। आगे देखिए दोस्तों, उदासीन विलय। उदासीन का मतलब क्या होगा दोस्तों? ऐसे पदार्थ जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्थर के रंग को परिवर्तित करते हैं उदासीन विलय कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ न तो अम्लीय होते हैं और न ही क्षारीय होते हैं। मतलब ऐसे पदार्थ जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्थर के रंग को परिवर्तित नहीं करते। मतलब उदासीन का मतलब क्या होगा कि ऐसा विलय जो न तो लाल को नीला करेगा और न ही नीले को लाल करेगा। मतलब कि उनकी जो प्रकृति है उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब कि उदासीन विलय कैसा विलय है? मान लो इस गिलास के अंदर एक विलय है, ये है उदासीन विलय।
मतलब कि उदासीन विलय हो गया इस गिलास के अंदर। तो इसके अंदर हमने जब लिटमस पत्थर डाला तो न तो ये लाल हुआ, अगर लाल होता तो क्या क्या हो जाता, अम्लीय हो जाता। न तो ये लाल हुआ और न ही लीला हुआ, तो इसका मतलब क्या है, न तो ये अम्लीय है और न ही क्षारकीय। तो उदासीन विलय कौन से हो गए, ऐसे विलय जो पदार्थ नीले लिटमस पत्थर के रंग को, जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्थर के रंग को परिवर्तित नहीं करते, मतलब कि जो लाल और नीले लिटमस पत्थर को के रंग को नहीं बदलते। अब आप खुद बता दोगे, देखिए जैसे कि हमने इसके अंदर लाल अमल ये नीला पत्थर भी डुबोया और लाल भी डुबोया, इसने इसका रंग नहीं परिवर्तित किया। तो अपने अंदर खुद ही आप ये बता दोगे कि उदासीन विलय क्या होते हैं। वे विलय जो न तो लाल लिटमस पत्थर अथवा नीले लिटमस पत्थर का रंग परिवर्तित करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उदासीन विलय। ऐसे पदार्थ न तो अम्लीय होते हैं न क्षारकीय। अम्लीय और क्षारकीय तो जब होंगे जब वे उनका मतलब कि रंग परिवर्तित करेंगे। तो देखिए हल्दी एक प्राकृतिक सूचक, जैसे कि हमने पढ़ा था ऊपर, हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, HCl। HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये इसका सूत्र है। अम्ल नीले लिटमस पत्थर को लाल व क्षारक लाल लिटमस पत्थर को नीला कर देता। तो देखिए दोस्तों, अम्ल का मतलब अब हमने ऊपर पढ़ा था, अम्ल जो है क्षारक के जो लिटमस पत्थर को कैसा कर देगा, लाल कर देगा अम्ल, और जो क्षारक है वो लिटमस पत्थर को कैसा कर देगा, नीला कर देगा। तो अब देखिए क्या होगा दोस्तों कि जो अम्ल का जो नीला लिटमस पत्थर है, अम्ल नीले लिटमस पत्थर को लाल में बदल देगा। अगर नीला लिटमस पत्थर है तो अम्ल उसको लाल में बदल देगा, और अगर क्षारक के पास लाल लिटमस पत्थर जाएगा तो वो उसे कैसे में बदल देगा, नीले के अंदर उसे बदल देगा, क्षारक उसे नीले के अंदर बदल देगा। तो आगे देखिए दोस्तों, फिनोफ्थलीन के बारे में हम पढ़ेंगे। क्षारकीय विलयन में गुलाबी रंग, मतलब ये एक फिनोफ्थलीन एक विलय है जो एक पदार्थ है जो क्षारकीय मतलब क्षारक के अंदर गुलाबी रंग देता है। अम्लीय विलय के अंदर ये रंगीन होता है। मतलब ये बूझ ले कि फिनोफ्थलीन क्षारक के अंदर कैसा रंग देता है, तो गुलाबी रंग देता है। अम्ल के अंदर इसका कोई रंग चेंज नहीं होता, मतलब ये रंगीन होता है। फिनोफ्थलीन क्षारक के अंदर कैसा रंग देता है, गुलाबी, और अम्लीय विलय के अंदर कैसा रंग देगा, रंगीन होगा। जब किसी क्षारकीय विलय में अम्लीय विलय मिलाया जाता है तो दोनों विलय एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। मतलब अब समझिए, ये दो गिलास हैं, ये दो हैं, इसके अंदर तो क्षारक है, मतलब क्षारक है इसके अंदर, और इसके अंदर अम्ल है। तो इन दोनों को आप आपस में मिलाने पर, मतलब कि ये +5 है और ये -5 है, तो इन दोनों को मिलाने पर आपस में तो क्या हो जाएगा, इनका उत्तर कितना आ जाएगा, 0। तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, उदासीन। मतलब उदासीन विलय कौन से हो गए, इनके प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। कि जब किसी क्षारक और अम्ल को एक दूसरे के साथ मिलाया जाता है तो एक दूसरे के प्रभाव को मतलब ख़त्म कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं। न तो अब इसके अंदर ये न तो अम्ल होगा और न ही क्षारक होगा, तो ये कैसा विलय हो जाएगा, ये उदासीन, जो किसी भी प्रकार के रंग को परिवर्तित नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया में से ऊष्मा निकलती है, इस ऊष्मा से अभिक्रिया मिश्रण का ताप बढ़ जाता है। मतलब जब भी उदासीनीकरण होगा, मतलब अम्ल को क्षारक के अंदर मिलाया जाएगा तो जब ये अभिक्रिया होगी तो इसके अंदर से हीट, मतलब कि ऊष्मा निकलेगी। ऊष्मा का मतलब भाप या गर्मी पैदा होगी। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया से देसी भाषा के अंदर क्या पैदा होगा, ऊष्मा पैदा होगी और मतलब कि गर्मी पैदा होगी। ठीक है दोस्तों, और इससे जो है अभी जो हमारा मिश्रण है, मान लो ये 2 गिलासों का ये एक मिश्रण बन गया। अगर इनका तापमान 35 है तो इनका तापमान 40 के करीब या इससे ज़्यादा हो जाएगा, मतलब कि इनका तापमान बढ़ जाएगा। तो देखिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया में नया पदार्थ निर्मित होता है जो लवण कहलाता है। लवण अम्लीय, क्षारकीय अथवा उदासीन प्रकृति का हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, अब क्या है, जो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है उसके अंदर क्या क्या होता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया के अंदर होगा, एक तो होगा ऊष्मा निकलेगी, दूसरा क्या होगा, लवण बनेगा, नया पदार्थ, एक तो ऊष्मा निकलेगी, दूसरा नया पदार्थ लवण बनेगा, और तीसरा टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो क्या होगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया के अंदर ऊष्मा निकलेगी, टेम्परेचर इंक्रीज होगा और नया पदार्थ
लवण बनेगा। लवण अम्लीय, क्षारीय अथवा उदासीन दोनों हो सकते हैं। तो आगे देखिए दोस्तों, उदासीनीकरण। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि उदासीनीकरण क्या है। जैसे ये तो हमने पढ़ लिया, जब अम्ल और क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण है। इस प्रक्रम में देखो, जब अम्ल, उदासीनीकरण क्या है, जब अम्ल और ये अम्ल हो गया, ये क्षारक, जब अम्ल और क्षारक को आपस में मिलाया जाता है तो ये जो अभिक्रिया है ये उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। और इसके अंदर क्या निकलता है, ऊष्मा निकलती है, ठीक है, और टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और लवण बनता है। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। प्रक्रम में ऊष्मा निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल भी निकलते हैं। मतलब कि जो ये अभिक्रिया है उदासीनीकरण, इसके अंदर जल भी निकलता है। ऊष्मा, जल और लवण, तीन चीज़ बनती हैं। गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विल्लों को गहरा गुलाबी कर देता है। अब ये देखिए दोस्तों, हमने ऊपर फिनेफ्थलीन के बारे में पढ़ा था, जो क्षारकीय विल्ले में गुलाबी देता है और अम्लीय विल्ले में रंगीन रहता है। तो अब हम गुड़हल के बारे में पढ़ेंगे। ये भी पूछ लेता डायरेक्ट। गुड़हल के पुष्प का जो सूचक है अम्ल के साथ गहरा गुलाबी रंग देता है, और गहरा गुलाबी रंग, और क्षारकीय विल्लों के साथ हरा रंग देता है। मतलब जो गुड़हल है वो अम्लीय विल्लों में तो गुलाबी रंग देगा, गहरा गुलाबी, और क्षारकीय जो विल्ले हैं उनके अंदर हरा रंग देगा। तो क्या है, जो गुड़हल के पुष्प है अम्लीय विल्ले के अंदर गहरा गुलाबी रंग देंगे और क्षारकीय विल्ले के अंदर हरा रंग देंगे। तो आप देखिए दोस्तों आगे अम्लीय वर्षा के बारे में। अम्लीय वर्षा क्या होती है दोस्तों, जो हमारे वातावरण के अंदर जो अम्ल होते हैं, मतलब कि जो प्रदूषण, जो हमारे वातावरण के अंदर वायु के अंदर जो अम्ल मिले होते हैं वो मिलकर, वो वर्षा के साथ मिलकर जब धरती पर गिरते हैं तो इस वर्षा को क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा। तो देखिए, जब वर्षा में जल अम्लों की मात्रा अधिक होती है, जब वर्षा का जो जल होता है उसमें अम्लों की मात्रा अधिक होती है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। वर्षा का जल अम्लीय इसलिए होता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन जैसी गैसें वायु प्रदूषकों के रूप में। देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया था कि जब वर्षा का जो जल होता है उसके अंदर अगर अम्ल की जो मात्रा ज़्यादा होगी तो उसे क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा। ठीक है दोस्तों, अम्लीय वर्षा क्यों होती है, क्योंकि हमारे जो वातावरण के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन जैसी गैसें प्रदूषकों के रूप में मतलब कि निर्मुक्त होती रहती हैं। जैसे कि वाहनों से या अन्य कारखानों के द्वारा सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन निकलती रहती हैं, और ये गैसें हैं ये वर्षा के जल के साथ मिलकर पृथ्वी पर गिरती हैं, तो उससे क्या होता है, अम्लीय वर्षा। तो अम्लीय वर्षा क्या होगी दोस्तों, जब सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन जैसी गैसें वर्षा के जल के अंदर घुलकर पृथ्वी के ऊपर गिरती हैं तो उसे क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा। वर्षा में कार्बनिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल बनाती है। वर्षा के जल में ये जब घुलकर, वर्षा के जल में जब ये घुल जाती है तो कार्बनिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती है। मतलब कि अम्लीय वर्षा में कौन सी गैसें होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, और ये क्या बनाती है, कार्बनिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। आगे देखिए दोस्तों, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ये एक मतलब एग्जाम्पल दे रखा है, ये आपसे पूछ भी सकता है, मतलब क्या क्या बढ़ता है। ये दे रखा है उदासीनीकरण अभिक्रिया। देखो, अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया हुई, उसके बाद क्या बना, लवण, जल और ऊष्मा निर्मुक्त होगी। मतलब नया पदार्थ क्या बना, लवण, जल और ऊष्मा निर्मुक्त हो गई। तो देखिए, एक एग्जाम्पल के द्वारा बताया गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जो रिएक्शन है वो किसके साथ करवा दी गई है, हाइड्रोक्लोरिक तो अम्ल है, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, क्षारक, इसकी भी क्रिया करवा दी गई है। तो इससे क्या बना, इससे सोडियम क्लोराइड तो लवण बन गया, और जल H2O प्लस ऊष्मा। मतलब HCl की अभिक्रिया किसके साथ करवा दी, NaOH के साथ। ये डायरेक्ट अभिक्रिया भी आ सकती है दोस्तों, कोई हाई लेवल का एग्जाम उसके अंदर। HCl की अभिक्रिया किसके साथ करवा दी, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड बन गया और जल प्लस ऊष्मा। आगे देखिए दोस्तों, दैनिक जीवन में उदासीन जो करण है उसकी क्या क्या उदाहरण है। उदासीकरण का मतलब जब अम्ल और क्षार मिला दिए जाते हैं तो उससे एक नया पदार्थ लवण बनता है, जल और ऊष्मा निर्मुक्त हो जाती है। अपाचन, हमारे शरीर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, यह है भोजन के पाचन में हमारी सहायता करता है, लेकिन कभी कभी अम्ल की अधिक मात्रा होने के कारण अपाचन हो जाता है। मतलब देखिए दोस्तों, जो हमारे शरीर के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, जो पेट के अंदर होता है, यह भोजन का जो पाचन है उसके अंदर ये हमारे शरीर की सहायता करता है, लेकिन कभी कभी अम्ल के अधिक होने के कारण अपाचन हो जाता है।
अपाचन मतलब जो अम्ल है हमारे शरीर के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है जो पाचन में सहायता करता है। लेकिन कभी कभी जब अम्ल की अधिकता हो जाती है, कभी कभी अम्ल की अधिकता होने के कारण अपाचन हो जाता है। अपाचन से मुक्ति पाने के लिए दूध या मैग्नीशिया जैसा प्रतिअम्ल लेते हैं, जिसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। यह अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को मतलब कि जब हमारे अपाचन हो जाता है, जैसे कि क्या बोलते हैं उसको, एसिडिटी हो जाती है, तो अब जब हम क्या लेते हैं दूध या मैग्नीशियम मतलब कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो अम्लीय प्रभाव को ख़त्म कर देता, उदासीन कर देता। आगे देखिए दोस्तों, चींटी के डंक। चींटी का जो डंक है, चींटी के डंक के द्वारा शरीर की त्वचा में अम्लीय प्रभाव द्रव छोड़ती है। मतलब जो चींटी का जब चींटी डंक मारती है तो शरीर में क्या छोड़ देती है, अम्लीय द्रव छोड़ देती है। डंक के प्रभाव को नमी युक्त खाने का सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा कैलामाइन विलय लगाकर उदासीन किया जा सकता। मतलब जब हमें चींटी डंक मारती है तो अम्लीय विलय हमारी त्वचा के अंदर छोड़ देती है। तो इसे मतलब इसके प्रभाव को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा कैलामाइन मिलाकर उसका जो विलय होगा उससे हम क्या कर सकते हैं, चींटी के डंक के प्रभाव को कम कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा कैलामाइन विलय। मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैलामाइन विलय लगाकर इसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। आगे देखिए दोस्त, मृदा उपचार। रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग मृदा को अम्लीय बना देता है। मतलब कि जैसे हम हमारे खेतों के अंदर जो रासायनिक उर्वरक डालते हैं, खाद यूरिया जो भी डालते हैं, उससे मृदा के अंदर अम्ल की मात्रा अत्यधिक हो जाती है। जब मृदा अत्यधिक अम्लीय हो जाती है तो उसे बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड अथवा बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे सारकों से उपचारित किया जाता है। मतलब क्या है कि जब हम हमारे खेत के अंदर मतलब यूरिया जो उर्वरक डालते हैं उससे मृदा जो है अम्लीय हो जाती है। इसको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, बिना बुझा हुआ चूना मतलब कैल्शियम ऑक्साइड और बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे सारकों को से उपचारित करते हैं। मतलब मृदा जब अम्लीय हो जाती है तो उसे किससे उपचारित किया जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना। ये डायरेक्ट भी पूछ सकता है दोस्तों कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बिना बुझा हुआ चूना, और कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, बिना बुझा हुआ चूना। जब मृदा सार की हो तो उसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। जब जैव पदार्थ कंपोस्ट खाद मृदा में अम्ल निर्मुक्त करते हैं जो उसकी सार की प्रकृति को उदासीन कर सकते हैं। अगर देखो ये तो था अम्लीय प्रकृति कैसे उदासीन की जाती है। और मान लो अगर पदार्थ सार की हो तब क्या होता है, जब मृदा सार की हो तो उसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। मतलब कि जैव पदार्थ जैसे कि केचुए या कुछ और उसके अंदर छोड़ दिया जाता है, जिससे कंपोस्ट मतलब कि खाद बन जाती है और अम्ल निर्मुक्त हो जाते हैं। मतलब कि अम्ल छोड़ देते हैं, खाद बनने के साथ साथ अम्ल छोड़ देते हैं जो कि सार की प्रकृति को उदासीन कर देता है। तो देखिए दोस्तों, अब हम इसके MCQ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन है, अम्ल की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो अम्ल की उत्पत्ति किससे हुई है, लैटिन से, और जो शब्द कौन सा था, एशियर से। आगे देखिए दोस्तों, सेकंड, अम्ल कैसा पदार्थ है, खट्टा। अम्ल कैसे होते हैं, जो स्वाद के अंदर खट्टे होते हैं। लिटमस क्या है, लिटमस लाइकेनों से निष्कर्षित किए जाते हैं, बिल्कुल ठीक। आसुत जल में इसका रंग नील शोषण हो जाता है और एक प्राकृतिक सूचक है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, सारक कैसा पदार्थ है, ये कड़वा होता है, स्पर्श करने पर साबुन जैसा लगता है। ठीक है, आगे चलिए, वर्षा का जल अम्लीय किस कारण होता है। तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जैसा कि हमने पढ़ा था, ये जब वर्षा के जल के अंदर मिलकर पृथ्वी पर गिरती है तो कौन सी वर्षा होती है, अम्लीय वर्षा। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलकर कौन सी वर्षा करती है, अम्लीय वर्षा। निम्न में से कौन से पदार्थ सार की प्रकृति के होते हैं, बेकिंग सोडा, साबुन, चूने का पानी। मतलब कि जिनके अंदर सार के जो कड़वे होते हैं स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं, तो ये तीनों ही क्या हैं, सार की प्रकृति के हैं। आगे चलिए, खट्टे पदार्थ कौन से हैं, नींबू का रस, सिरका, इमली, ये सभी खट्टे पदार्थ हैं। खट्टे पदार्थ कौन से होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। नीला लिटमस लाल किसके द्वारा होता है,
नीला जो लिटमस है वो लाल किसके द्वारा होगा, अम्ल के द्वारा, और लाल लिटमस नीला किसके द्वारा होगा, क्षारक के द्वारा। अगर नीला है नीला लाल हो गया तो कौन सा है, अम्ल है, और लाल अगर नीला हो गया तो कौन सा है, क्षारक। आगे देखिए दोस्तों, सफ़ेद कमीज पर पड़ा हल्दी का दाग साबुन से धोने पर क्यों लाल क्यों हो जाता है, साबुन का विलय क्षार की प्रकृति का होता है। मतलब कि जो सफ़ेद कमीज के ऊपर अगर हल्दी का दाग पड़ा तो साबुन पर से धोने पर वह कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। इसका क्या कारण है, जो साबुन है वो क्षार की प्रकृति का होता है। आगे देखिए दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट का साधारण नाम क्या है, बेकिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट का साधारण नाम क्या है, बेकिंग सोडा। लाल व नीले लिटमस किस रूप में उपलब्ध होते हैं, किस रूप में उपलब्ध होते हैं, पत्थर और कागज। लाल और नीले लिटमस पत्थर या कागज के रूप में उपलब्ध होते हैं। गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विल्यों को कैसा बना देता है, गहरा गुलाबी। जो गुड़हल के पुष्प का जो अम्लीय विलय है, अम्लीय विलय को गुड़हल के पुष्प का जो सूचक है वो अम्लीय विलय को कैसा बना देता है, गहरा गुलाबी। आगे देखिए दोस्तों, ये विलय क्या कहलाते हैं, जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्थर को परिवर्तित नहीं करते। तो उदासीन विलय, जो न तो लाल को नीला करेंगे और न ही नीले को लाल करेंगे, वो क्या कहलाएंगे, उदासीन विलय। आगे देखिए, अपाचन क्या होता है, पाचन की क्रिया ठीक न होना, अमाशय में अम्ल की मात्रा आवश्यकता से अधिक होना, बिल्कुल ठीक। अमाशय में क्षारक की मात्रा अधिक होना, तीनों है। अपाचन के बारे में पढ़ा था हमने कि जब अम्ल की मात्रा हमारे शरीर के अंदर ज़्यादा हो जाती है तो पाचन सही से नहीं हो पाता, उसे क्या कहते हैं, अपाचन। तो आगे देखिए दोस्तों, आंवला में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आंवले के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, एस्कॉर्बिक अम्ल और विटामिन सी पाया जाता है आंवले के अंदर। आगे देखिए, फिनोल्फ्थालीन सूचक अम्ल के साथ कैसा, अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कैसा रंग बनाता है, मतलब कि अम्ल के साथ ये रंगीन होता है और इसके जो क्षारक के साथ कैसा हो जाता है, गहरा गुलाबी हो जाता है और अम्ल के साथ रंगीन रहता है, फिनोल्फ्थालीन। आगे देखिए दोस्तों, मृदा को अम्लीय कौन बनाते हैं, रासायनिक उर्वरक मृदा को अम्लीय बनाते हैं। सोने चांदी के आभूषण कौन से अम्ल द्वारा साफ किए जाते हैं, सोरे के अम्ल से सोने और चांदी के आभूषण साफ किए जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये था हमारा आज का जो 7th क्लास का 4th लेसन, मृदा और लवण। तो देखिए दोस्तों, इसी प्रकार की वीडियो और इसी प्रकार का एनसीईआरटी का कंटेंट देखने के लगातार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।